हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल कोड विथ मयूर। लास्ट वीडियो में हमने HTML फॉर्म टैग और इनपुट टैग देखा। उसके साथ हमने अलग अलग इनपुट टाइप्स भी देखे, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट टाइप, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स इनपुट टाइप और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिलेक्ट टैग। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हम जितने भी बचे हुए इनपुट टाइप्स है वो देखेंगे। आई होप आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमें HTML में फाइल एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो हम इनपुट टाइप फाइल का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमें यूज़र से उसके रेज्यूम की फाइल एज ए इनपुट एक्सेप्ट करनी है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल, ID और नेम इक्वल टू रेज्यूम ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और अपलोड रेज्यूम ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउज़र में देखेंगे तो रेज्यूम अपलोड करने के लिए फाइल इनपुट फील्ड दिख रही है। फाइल इनपुट फील्ड में एक फाइल चूज करने का बटन और नो फाइल चूजन ये टेक्स्ट दिख रहा है। अभी अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो रहा है। यहाँ से हम फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल सिलेक्ट करते ही चूज फाइल इस बटन के साइड में फाइल का पूरा नाम दिख रहा है। इस तरह से फाइल इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करके हम यूजर से फाइल एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी हम जो एट्रीब्यूट सिर्फ फाइल टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। मान लो हमें फाइल इनपुट फील्ड में सिर्फ PDF फाइल्स को ही एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है, तो वो हम एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट ये एट्रीब्यूट लिख देते हैं और इसके अंदर .pdf ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में फाइल इनपुट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर में हम सिर्फ PDF फाइल ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर हमें मल्टीपल टाइप्स के फाइल्स को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है, जैसे कि PDF फाइल के साथ वर्ड फाइल और PNG फाइल को भी एक्सेप्ट करना है, तो हमें एक्सेप्ट एट्रीब्यूट में ये सारे अलाउड फाइल्स के एक्सटेंशंस कॉमा सेपरेटेड लिखने हैं। तो यहाँ पे कॉमा डॉट डॉक और कॉमा डॉट PNG ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में फाइल इनपुट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर में हम PDF, वर्ड और PNG फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट एट्रीब्यूट में हम फाइल का यूनिक फाइल टाइप ऐड करते हैं। हम डॉट के बाद फाइल का एक्सटेंशन लिखते हैं, जैसे कि .pdf, .png। मान लो हमें इमेजेस के फाइल को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है, पर इमेज फाइल के तो बहुत सारे फाइल टाइप्स अवेलेबल है, जैसे कि PNG, JPG, JPEG और बहुत सारे। तो यहाँ पे हम हर एक फाइल टाइप को नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम images/* ये लिखेंगे। इससे जितने भी इमेजेस के फाइल टाइप है सारे हम HTML इनपुट फील्ड में एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस तरह से अगर हमें वीडियो फाइल्स को भी एक्सेप्ट करना है तो वो हम videos/* से वीडियो फाइल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम फाइल इनपुट फील्ड को स्पेसिफिक टाइप के फाइल्स को अपलोड करने का चेक ऐड कर सकते हैं। अभी अगर हम इस इनपुट फील्ड में मल्टीपल फाइल्स अपलोड करने का ट्राई करेंगे तो वो हम नहीं कर सकते। तो अगर हमें मल्टीपल फाइल्स एज ए इनपुट एक्सेप्ट करने हैं तो हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइल इनपुट फील्ड में मल्टीपल एट्रीब्यूट लिख देते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट लिखते ही इस बटन में चूज फाइल की जगह पर चूज फाइल्स ये टेक्स्ट दिख रहा है। अभी अगर हम फाइल एक्सप्लोरर में मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करने का ट्राई करेंगे तो हम मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। नोट करना, मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करते वक्त हमें विंडोज में कंट्रोल की और मैक में कमांड की पे क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करनी है। इस तरह से हम मल्टीपल फाइल्स एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी हम कैप्चर एट्रीब्यूट देखेंगे। कैप्चर एट्रीब्यूट सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। कैप्चर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम फाइल अपलोड करने के लिए फोन का कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्चर एट्रीब्यूट दो वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, यूजर और एनवायरनमेंट। अगर हम कैप्चर इक्वल टू यूजर ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो यूजर का फ्रंट कैमरा ओपन होता है, और अगर हम कैप्चर इक्वल टू एनवायरनमेंट ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो यूजर का बैक कैमरा ओपन होता है। इस तरह से हम कैप्चर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके फोन में कैमरा से फाइल एज ए इनपुट लेते हैं। ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम फाइल इनपुट फील्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें HTML में URL यानी कि किसी वेबसाइट का लिंक एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो हम इनपुट टाइप URL का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमें यूजर से उसके गिटहब प्रोफाइल की लिंक एज ए इनपुट एक्सेप्ट करनी है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप URL, ID और नेम इक्वल टू गिटहब लिंक ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और गिटहब लिंक ये लेबल दे देते हैं। यहाँ पे लाइन ब्रेक भी ऐड कर लेते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो गिटहब लिंक ऐड करने के लिए इनपुट फील्ड दिख रही है। इस इनपुट फील्ड में हम URL ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे github.com ये लिख देते हैं। इस तरह से हम HTML में URL एज ए इनपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML में फॉर्म कैसे सबमिट होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इस फॉर्म में भी फॉर्म सबमिशन के लिए सेम कोड हम कॉपी कर लेते हैं और ये कोड कॉपी हो गया।
अभी हम जो एट्रीब्यूट्स URL इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। URL इनपुट टाइप min length और max length ये एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। ये एट्रीब्यूट्स हमने ईमेल और पासवर्ड इनपुट फील्ड में देखे हैं। URL इनपुट फील्ड में min length इक्वल टू 10 और max length इक्वल टू 100 ये लिख देते हैं। अभी सबसे पहले ब्राउजर में इंस्पेक्ट बटन पर क्लिक करके कंसोल टैब ओपन कर लेते हैं। अभी अगर हम इस इनपुट फील्ड में 9 कैरेक्टर्स एंटर करेंगे और फॉर्म सबमिट करने का ट्राई करेंगे तो वैलिडेशन मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अभी अगर हम इस इनपुट फील्ड में गिटहब का पूरा URL देके फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। इस तरह से हम min length और max length एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इस URL इनपुट फील्ड में सिर्फ github.com इस डोमेन के ही URLs अलाउ करने हैं तो वो हम पैटर्न एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट रेगुलर एक्सप्रेशन एज अ वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अगर हमें सिर्फ github.com इस डोमेन के URLs को ही अलाउ करना है तो पैटर्न इक्वल टू ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करेगा कि URL की शुरुआत https://github.com इस स्ट्रिंग से हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो वैलिडेशन रेस कर देगा। अभी अगर हम इस URL इनपुट फील्ड में example.com ये URL एज ए इनपुट एंटर करके फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड ये वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे github.com का वैलिडेशन हमने लगाया है, पर यूजर को इस वैलिडेशन मैसेज से कौन सा URL फॉर्मेट सही है ये पता नहीं चलेगा। तो यूजर को मीनिंगफुल वैलिडेशन मैसेज दिखाने के लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। टाइटल एट्रीब्यूट में प्लीज एंटर अ वैलिड गिटहब प्रोफाइल URL ये लिख देते हैं। अभी अगर हम example.com ये URL एंटर करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज में प्लीज एंटर अ वैलिड गिटहब प्रोफाइल URL ये मैसेज आ रहा है। इसे पढ़ के यूजर URL इनपुट फील्ड में एक वैलिड URL एंटर करके फॉर्म सबमिट कर सकता है। इस तरह से हम पैटर्न एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके URL फील्ड पे अलग अलग पैटर्न्स के रेगुलर एक्सप्रेशन का वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम URL इनपुट फील्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स पे नेविगेशन बार में एक सर्च इनपुट होता है जिसका इस्तेमाल करके हम उस वेबसाइट पे जो हमें सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। मान लो अगर हमें HTML में सेम सर्च फील्ड बनानी है तो वो हम इनपुट टाइप सर्च का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च ID और नेम इक्वल टू यूजर सर्च ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और सर्च ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो सर्च इनपुट फील्ड दिख रही है। ये सर्च इनपुट फील्ड सेम टेक्स्ट इनपुट फील्ड की तरह दिख रही है। अभी अगर हम इस फील्ड में कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस आइकन दिख रहा है। यह सर्च और नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट फील्ड में दिखने वाला बेसिक डिफरेंस है। तो अगर किसी फील्ड में टाइप करने के बाद क्रॉस आइकन आ रहा है तो वो सर्च इनपुट फील्ड है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अभी हम जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे ब्राउजर्स जो भी हम वेबसाइट पे सर्च करते हैं वो सर्च टर्म्स ऑटोमेटिकली स्टोर करके रखते हैं। तो जब भी हम किसी वेबसाइट पे फिर से जाते हैं तो सर्च फील्ड पे क्लिक करते ही हमें हमारे पुराने सर्च टर्म्स की लिस्ट दिख जाती है। ये सेम बिहेवियर हम इनपुट टाइप सर्च का इस्तेमाल करके हमारे वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अभी हम जो एट्रीब्यूट सर्च इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। सर्च इनपुट टाइप min length और max length ये एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। ये एट्रीब्यूट्स हमने अभी URL इनपुट टाइप में देखे हैं। सर्च इनपुट फील्ड में min length इक्वल टू 5 और max length इक्वल टू 100 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम इस फील्ड में 4 कैरेक्टर्स एंटर करेंगे और फॉर्म सबमिट करने का ट्राई करेंगे तो वैलिडेशन मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से हम min length और max length एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स में हमेशा सर्च इनपुट फील्ड के लिए सिर्फ इनपुट फील्ड होती है और उस इनपुट फील्ड में ये सर्च इनपुट फील्ड है ये लिखा होता है, मतलब इनपुट टैग के साथ लेबल टैग नहीं लिखा होता। अगर हमें सेम इसी तरह से इनपुट फील्ड दिखानी है तो वो हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस होल्डर इक्वल टू सर्च हियर ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो सर्च हियर ये प्लेस होल्डर दिख रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्लेस होल्डर हट रहा है और हम इस इनपुट फील्ड में इनपुट दे सकते हैं। इस तरह से हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम सर्च इनपुट फील्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें यूजर से नंबर वैल्यू एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है और हमें ये एक स्लाइडर की मदद से करना है तो वो हम इनपुट टाइप रेंज का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप रेंज ID और नेम इक्वल टू रेंज ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और रेंज ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो रेंज इनपुट फील्ड दिख रही है। यहाँ पे हम इस स्लाइडर को स्लाइड कर सकते हैं।
अभी अगर हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो वैल्यू स्लाइडर पे सिलेक्टेड है वो कंसोल में दिख रही है। अभी अगर हमें स्लाइड करते वक्त ही स्लाइडर की वैल्यू क्या है ये पता लगाना है तो ये हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेंज वैल्यू के लिए एक नया एलिमेंट बनाते हैं, वैल्यू कोलन स्पैन टैग को रेंज वैल्यू ये आईडी दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट कोड पेस्ट कर देते हैं। ये जावास्क्रिप्ट कोड जब भी हम रेंज स्लाइडर को स्लाइड करेंगे तब रेंज की अपडेटेड वैल्यू रेंज वैल्यू के स्पैन टैग में लिख देगा। अभी अगर हम ब्राउजर में रेंज स्लाइडर को स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। इस तरह से हम HTML में रेंज इनपुट टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स रेंज इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। रेंज इनपुट फील्ड को मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100 बाय डिफॉल्ट सेट होती है। अगर हमें कस्टम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी है तो वो हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिन इक्वल टू 20 और मैक्स इक्वल टू 150 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम स्लाइडर को फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे तो स्लाइडर की मिनिमम वैल्यू 20 दिख रही है, और अभी अगर हम स्लाइडर को लास्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे तो स्लाइडर की मैक्सिमम वैल्यू 150 दिख रही है। इस तरह से हम रेंज इनपुट फील्ड को कस्टम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर हम रेंज स्लाइडर को स्लाइड करते हैं तो वैल्यू एक एक नंबर से बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर हमें ये वैल्यू 5 से नहीं तो किसी और नंबर से चेंज करनी है तो वो हम स्टेप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। स्टेप एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। स्टेप एट्रीब्यूट के वैल्यू को अपडेट करने के लिए यहाँ पे स्टेप इक्वल टू 5 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में रेंज स्लाइडर को स्लाइड करेंगे तो वैल्यू 5 नंबर से चेंज हो रही है। इस तरह से हम स्टेप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अभी हम रेंज इनपुट फील्ड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट्स देखेंगे। मान लो अगर हमें रेंज इनपुट फील्ड में इस तरह से टिक मार्क्स ऐड करने हैं तो ये हम लिस्ट एट्रीब्यूट और डेटा लिस्ट टैग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर फील्ड के लिए रेंज इनपुट फील्ड और लेबल क्रिएट कर लेते हैं। रेंज इनपुट फील्ड में टिक मार्क्स ऐड करने के लिए डेटा लिस्ट और ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक डेटा लिस्ट टैग ऐड कर लेते हैं और ID इक्वल टू टेम्प वैल्यूज ये लिख देते हैं। इसके बाद हर एक टिक मार्क को ऐड करने के लिए डेटा लिस्ट टैग में ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करके ऑप्शन ऐड करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वैल्यू 0 के लिए क्रिएट करता है, दूसरा ऑप्शन वैल्यू 10 के लिए, तीसरा ऑप्शन वैल्यू 20 के लिए, चौथा ऑप्शन वैल्यू 30 के लिए और लास्ट ऑप्शन वैल्यू 40 के लिए क्रिएट कर लेते हैं। डेटा लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमें ये डेटा लिस्ट रेंज इनपुट फील्ड को पास करनी पड़ती है। डेटा लिस्ट को रेंज इनपुट फील्ड में ऐड करने के लिए हम लिस्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू टेम्प वैल्यूज ये लिख देते हैं। टेम्प वैल्यू ये डेटा लिस्ट की ID है। लिस्ट एट्रीब्यूट में हम डेटा लिस्ट की ID एज अ वैल्यू लिखते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो टिक मार्क्स दिख रहे हैं, पर ये टिक मार्क्स कुछ अलग लग रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेंज इनपुट फील्ड की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है, पर हमने डेटा लिस्ट में ऑप्शंस 40 वैल्यू तक ही बनाया है, इसलिए टिक मार्क्स 40 वैल्यू तक ही दिख रहा है। तो इस रेंज इनपुट फील्ड की रेंज चेंज करने के लिए हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिन इक्वल टू 0 और मैक्स इक्वल टू 40 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो टिक मार्क्स रेंज इनपुट फील्ड में सही से दिख रहे हैं। अभी हम इन टिक मार्क्स को लेबल भी दे देते हैं। लेबल ऐड करने के लिए हमें ऑप्शन टैग का लेबल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है। लेबल एट्रीब्यूट में लिखा हुआ लेबल टिक मार्क पे दिखता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस के लिए लेबल एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं। पहला लेबल वेरी कोल्ड, दूसरा लेबल कूल, तीसरा लेबल मीडियम, चौथा लेबल वार्म और लास्ट लेबल हॉट ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो लेबल्स दिख नहीं रहे। लेबल्स को रेंज इनपुट फील्ड में दिखाने के लिए हमें CSS भी ऐड करनी पड़ती है। हेड टैग में ये CSS कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनपुट टाइप रेंज के लिए विड्थ सेट की है और मार्जिन 0 सेट किया है। इसके बाद डेटा लिस्ट टैग के लिए CSS ऐड की हुई है। इस CSS से डेटा लिस्ट टैग के आइटम्स कॉलम में और लेबल्स वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्ले होंगे। रेंज इनपुट टाइप के CSS में जो विड्थ ऐड की है वो सेम विड्थ यहाँ पे भी ऐड की हुई है, जिससे टिक मार्क्स सही पोजीशन में डिस्प्ले हो सके। लास्ट में हमने ऑप्शन टैग की पैडिंग 0 सेट की है। अगर हम पैडिंग 0 नहीं देंगे तो ऑप्शंस थोड़े मिसअलाइन दिखते हैं, तो ये मिसअलाइनमेंट फिक्स करने के लिए ऑप्शन टैग की पैडिंग 0 सेट की है। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो रेंज इनपुट फील्ड लेबल्स के साथ दिख रही है। हम इस रेंज स्लाइडर को स्लाइड भी कर सकते हैं। अभी हम इस रेंज स्लाइडर को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड और मीडियम के बीच में। मान लो अगर हमें सिर्फ लेबल्स पे ही रेंज सिलेक्शन अलाउ करना है तो वो हम स्टेप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
इस डेटा लिस्ट के हर एक ऑप्शन में 10 नंबर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे स्टेप इक्वल टू 10 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो रेंज स्लाइडर में हम सिर्फ लेबल वाले वैल्यूज को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम स्टेप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक वैल्यू को ही सिलेक्ट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। इस तरह से हम HTML में रेंज इनपुट फील्ड को लेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम रेंज इनपुट फील्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें HTML में कलर एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो हम इनपुट टाइप कलर का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमें यूजर से उसका फेवरेट कलर एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप कलर ID और नेम इक्वल टू फैव कलर ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और फेवरेट कलर ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो फेवरेट कलर ऐड करने के लिए कलर इनपुट फील्ड दिख रही है। इस इनपुट फील्ड पे क्लिक करके हम कलर पैलेट में से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर हमें करंट वेब पेज में से ही किसी कलर को सिलेक्ट करना है तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें कलर इनपुट पे क्लिक करके इस ड्रॉपर आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही कलर सिलेक्टर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। इस सिलेक्टर से किसी भी कलर के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा और ये कलर सिलेक्ट हो गया। इस तरह से हम HTML में कलर इनपुट टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर हमें कलर इनपुट फील्ड को पहले से ही वैल्यू सेट करनी है, यानी कि इनिशियल वैल्यू सेट करनी है, तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कलर इनपुट फील्ड के वैल्यू एट्रीब्यूट में हमेशा हेक्साडेसिमल RGB वैल्यू लिखी जाती है, मतलब कलर का RGB हेक्स कोड लिखा जाता है। हेक्स कोड में पहले 2 वैल्यूज रेड कलर, उसके बाद के 2 वैल्यूज ग्रीन कलर और लास्ट के 2 वैल्यूज ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू #FF0000 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो कलर इनपुट फील्ड में पहले से ही रेड कलर सिलेक्टेड दिख रहा है। अगर हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम कलर इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। इस तरह से हम HTML में कलर इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके कलर एज ए इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम HTML में डेट और टाइम के लिए इस्तेमाल होने वाले इनपुट टाइप्स देखेंगे। अगर हमें HTML में डेट और टाइम दोनों एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो वो हम इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मान लो हमें यूजर से उसके बर्थ डेट बर्थ टाइम के साथ एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल ID और नेम इक्वल टू बर्थ डेट टाइम ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और बर्थ डेट एंड टाइम ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो बर्थ डेट एंड टाइम ऐड करने के लिए डेट टाइम लोकल इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर हम इस कैलेंडर आइकन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले डेट सिलेक्टर दिख रहा है और उसके साइड में टाइम सिलेक्टर दिख रहा है। यहाँ से हम डेट और टाइम दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कंसोल में डेट और टाइम का आउटपुट दिख रहा है। डेट टाइम लोकल इनपुट फील्ड वैल्यू को YYY-MM-DD-THH:MM इस फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो यहाँ पे YYYY ईयर को रिप्रेजेंट करता है, MM मंथ को, DD डेट को, HH आवर को और MM मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स डेट टाइम लोकल इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। अभी अगर हमें बर्थ डेट एंड टाइम इस इनपुट फील्ड को पहले से ही वैल्यू सेट करनी है, यानी कि इनिशियल वैल्यू सेट करनी है, तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट 4 टाइम्स Y-MM-DD-THH:MM इस फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 2024-05-01T07:00 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो डेट टाइम लोकल इनपुट फील्ड में पहले से ही डेट और टाइम सिलेक्टेड दिख रहा है। अगर हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम डेट टाइम लोकल इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। मान लो अगर हमें सिर्फ मई मंथ के डेट्स को अलाउ करना है तो ये हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिन और मैक्स एट्रीब्यूट भी वैल्यू एट्रीब्यूट जैसे ही सेम डेट टाइम फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिन और मैक्स एट्रीब्यूट में ये वैल्यूज लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो हम मई मंथ छोड़ के किसी दूसरे मंथ की वैल्यू सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। हम मिनिमम वैल्यू 1 मई 2024 और मैक्सिमम वैल्यू 31 मई 2024 सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम डेट टाइम लोकल इनपुट फील्ड को कस्टम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम HTML में डेट टाइम लोकल इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके डेट और टाइम दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अभी अगर हमें HTML में सिर्फ डेट एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो वो हम इनपुट टाइप डेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मान लो हमें यूजर से उसका बर्थ डेट एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है,
तो यहाँ पे इनपुट टाइप डेट, आईडी और नेम इक्वल टू बर्थ डेट ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और बर्थ डेट ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो बर्थ डेट ऐड करने के लिए डेट इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर हम इस कैलेंडर आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कंसोल में डेट का आउटपुट दिख रहा है। डेट इनपुट फील्ड वैल्यू को 4y-mm-dd इस फॉर्मेट में रिटर्न करता है। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स डेट इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। अभी अगर हमें बर्थ डेट इस इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करनी है तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट 4y-mm-dd इस फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 2024-05-01 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो डेट इनपुट फील्ड में एक में ये डेट पहले से ही सिलेक्टेड दिख रही है। अगर हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम डेट इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। मान लो अगर हमें सिर्फ मे मंथ के डेट्स को ही अलाउ करना है तो ये हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिन और मैक्स एट्रीब्यूट भी वैल्यू एट्रीब्यूट जैसे ही सेम डेट फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिन और मैक्स इक्वल टू ये वैल्यूज लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो हम मे मंथ छोड़ के किसी दूसरे मंथ की वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह से हम डेट इनपुट फील्ड को कस्टम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम HTML में डेट इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके डेट एज ए इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अभी अगर हमें HTML में सिर्फ टाइम एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो वो हम इनपुट टाइप टाइम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मान लो हमें यूजर से उसका बर्थ टाइम एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे इनपुट टाइप टाइम, आईडी और नेम इक्वल टू बर्थ टाइम ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और बर्थ टाइम ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो बर्थ टाइम ऐड करने के लिए टाइम इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर हम इस क्लॉक आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कंसोल में टाइम का आउटपुट दिख रहा है। टाइम इनपुट फील्ड वैल्यू को HH:mm इस फॉर्मेट में रिटर्न करता है और टाइम की वैल्यू 24 आवर फॉर्मेट में रिटर्न होती है। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स टाइम इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। अभी अगर हमें बर्थ टाइम इस इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करनी है तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट HH:mm इस फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 10:00 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो टाइम इनपुट फील्ड में 10 AM ये टाइम पहले से ही सिलेक्टेड दिख रहा है। अगर हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम टाइम इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। मान लो अगर हमें सिर्फ सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक के टाइम को अलाउ करना है तो ये हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिन और मैक्स एट्रीब्यूट भी सेम HH:mm इस फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिन इक्वल टू 09:00 और मैक्स इक्वल टू 17:00 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में शाम के 6 बजे को एज अ वैल्यू सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करेंगे तो वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। और अगर हम दोपहर के 1 बजे ये वैल्यू सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। इस तरह से हम टाइम इनपुट फील्ड को कस्टम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम HTML में टाइम इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके टाइम एज ए इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हमें HTML में सिर्फ मंथ और ईयर एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो वो हम इनपुट टाइप मंथ का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मान लो हमें यूजर से उसका बर्थ मंथ और ईयर एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे इनपुट टाइप मंथ, आईडी और नेम इक्वल टू बर्थ मंथ ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और बर्थ मंथ ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो बर्थ मंथ ऐड करने के लिए मंथ इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर हम इस कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मंथ और ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कंसोल में मंथ का आउटपुट दिख रहा है। मंथ इनपुट फील्ड वैल्यू को 4y-mm इस फॉर्मेट में रिटर्न करता है। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स मंथ इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। अभी अगर हमें बर्थ मंथ इस इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करनी है तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट 4y-mm इस फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 2024-05 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो मंथ इनपुट फील्ड में मई 2024 ये मंथ पहले से ही सिलेक्टेड दिख रहा है। अगर हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम मंथ इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं।
मान लो अगर हमें सिर्फ मई, जून और जुलाई इन 3 मंथ्स के ही सिलेक्शन को अलाउ करना है तो ये हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिन और मैक्स एट्रीब्यूट भी सेम 4 टाइम्स y हाइफन mm इस फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिन और मैक्स इक्वल टू ये वैल्यूज लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो मई, जून, जुलाई इन 3 मंथ्स को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस डिसेबल है। अगर हम जुलाई 2024 ये सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। इस तरह से हम मंथ इनपुट फील्ड को कस्टम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम HTML में मंथ इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हमें HTML में वीक एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो वो हम इनपुट टाइप वीक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप वीक, ID और नेम इक्वल टू वीक ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और सिलेक्ट वीक ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो वीक सिलेक्ट करने के लिए वीक इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर हम इस कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम वीक सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कंसोल में वीक इनपुट फील्ड का आउटपुट दिख रहा है। वीक इनपुट फील्ड वैल्यू को 4 टाइम्स y हाइफन w और उसके बाद वीक नंबर इस फॉर्मेट में रिटर्न करता है। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स वीक इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देखते हैं। अभी अगर हमें वीक इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करनी है तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट 4 टाइम्स y हाइफन w उसके बाद वीक नंबर इस फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 2024 हाइफन w19 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो वीक इनपुट फील्ड में वीक नंबर यहाँ पे दिख रहा है और 19th वीक पहले से ही सिलेक्टेड दिख रहा है। अगर हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम वीक इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। मान लो अगर हमें सिर्फ वीक 15 से लेके वीक 20 तक के ही वीक्स को अलाउ करना है तो ये हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिन और मैक्स एट्रीब्यूट भी वैल्यू एट्रीब्यूट जैसे सेम फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिन इक्वल टू 2024 हाइफन w15 और मैक्स इक्वल टू 2024 हाइफन w20 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो हम वीक 15 से लेके वीक 20 तक के ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम वीक इनपुट फील्ड को कस्टम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम HTML में वीक इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके वीक एज ए इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो हम टेक्स्ट एरिया टैग का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमें यूजर का इंट्रोडक्शन एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग लिखते हैं। टेक्स्ट एरिया टैग ओपन और क्लोज। इस टैग में ID और नेम इक्वल टू यूजर इंट्रो ये लिख देते हैं। इस टेक्स्ट एरिया के लिए लेबल भी बना लेते हैं और इंट्रोडक्शन ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन के लिए टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। अगर हम इस टेक्स्ट एरिया को देखेंगे तो टेक्स्ट एरिया 2 रोज ले रहा है। इसी के साथ हम टेक्स्ट एरिया को रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करके हम टेक्स्ट एरिया रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट एरिया टैग को मल्टीपल लाइन के टेक्स्ट को एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जो एट्रीब्यूट टेक्स्ट एरिया टैग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को डिटेल में देखते हैं। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एरिया 2 रोज डिस्प्ले करता है। अगर हमें टेक्स्ट एरिया के नंबर ऑफ रोज को चेंज करना है तो वो हम रोज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे रोज इक्वल टू 5 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो टेक्स्ट एरिया 5 रोज ले रहा है। इस तरह से हम रोज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके टेक्स्ट एरिया के नंबर ऑफ रोज को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एरिया 20 कॉलम में डिस्प्ले होता है। अगर हमें टेक्स्ट एरिया के नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करना है तो वो हम कॉल्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल्स इक्वल टू 50 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो टेक्स्ट एरिया 50 कॉलम्स ले रहा है। इस तरह से हम कॉल्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके टेक्स्ट एरिया के नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट एरिया टैग को इनिशियल वैल्यू सेट करनी है तो वो हमें टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर लिखनी पड़ती है। टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर हेलो माय नेम इज ... ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो ये टेक्स्ट एरिया में दिख रहा है। अगर हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम टेक्स्ट एरिया को इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। मान लो अगर हमें इस टेक्स्ट एरिया में एंटर किए हुए टेक्स्ट के ऊपर स्पेलिंग और ग्रामर चेक लगाना है तो वो हम स्पेल चेक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। स्पेल चेक एट्रीब्यूट 3 वैल्यू सपोर्ट करता है, ट्रू, फॉल्स और डिफॉल्ट। अगर हमें टेक्स्ट एरिया में स्पेल चेक चालू करना है तो हमें स्पेल चेक इक्वल टू ट्रू ये वैल्यू लिखनी है। अभी इस टेक्स्ट एरिया में स्पेल चेक इक्वल टू ट्रू ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में गलत स्पेलिंग वाला वर्ड एंटर करेंगे तो ये वर्ड रेड अंडरलाइन से हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से हम स्पेल चेक चालू कर सकते हैं। अभी अगर हमें टेक्स्ट एरिया में स्पेल चेक बंद करना है
तो हमें स्पेल चेक इक्वल टू फॉल्स ये वैल्यू लिखनी है। ये टेक्स्ट एरिया का एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आईडी और नेम एट्रीब्यूट में विदाउट स्पेल चेक ये वर्ड ऐड कर लेते हैं। अभी इस टेक्स्ट एरिया में स्पेल चेक इक्वल टू फॉल्स ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में गलत स्पेलिंग वाला वर्ड एंटर करेंगे तो ये वर्ड रेड अंडरलाइन से हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब स्पेल चेक बंद है। इस तरह से हम स्पेल चेक बंद कर सकते हैं। अगर हमें ब्राउजर के नहीं तो पेरेंट एलिमेंट के डिफॉल्ट स्पेल चेक बिहेवियर के हिसाब से स्पेल चेक अप्लाई करना है तो वो हम स्पेल चेक इक्वल टू डिफॉल्ट ये वैल्यू लिख के कर सकते हैं। इस तरह से हम स्पेल चेक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके स्पेलिंग और ग्रामर चेक चालू और बंद कर सकते हैं। ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम टेक्स्ट एरिया टैग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें HTML में बटन क्रिएट करना है तो वो हम इनपुट टाइप बटन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप बटन आईडी और नेम इक्वल टू सेव ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो एम्प्टी बटन दिख रहा है। बटन में टेक्स्ट ऐड करने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू सेव ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो सेव टेक्स्ट ये बटन में दिख रहा है। इस तरह से हम HTML में बटन क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हमें फॉर्म के इनपुट्स को इनिशियल वैल्यू पे रीसेट करना है तो वो हम इनपुट टाइप रीसेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इनपुट टाइप रीसेट एक रीसेट बटन क्रिएट करता है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप रीसेट आईडी और नेम इक्वल टू रीसेट ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो रीसेट टेक्स्ट वाला बटन दिख रहा है। अभी अगर हम फॉर्म के कुछ इनपुट फील्ड्स में वैल्यू ऐड करके रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म के सारे इनपुट फील्ड्स इनिशियल वैल्यू पे रीसेट हो जाएंगे और ये फॉर्म इनपुट्स रीसेट हो गए। अगर हमें रीसेट वर्ड के जगह पर कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू रीसेट फॉर्म ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो रीसेट फॉर्म ये टेक्स्ट रीसेट बटन पे दिख रहा है। इस तरह से हम HTML में रीसेट बटन क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारे इनपुट टाइप्स और उनके एट्रीब्यूट्स देखे, जैसे कि फाइल, URL, सर्च, रेंज और कलर इनपुट टाइप। उसके बाद हमने डेट और टाइम के लिए इस्तेमाल होने वाले इनपुट टाइप्स देखे, जैसे कि डेट टाइम लोकल, डेट, टाइम, मंथ और वीक इनपुट टाइप। लास्ट में हमने बटन और रीसेट इनपुट टाइप देखा। आई होप आपको सारे इनपुट टाइप्स और एट्रीब्यूट समझ आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे चैनल की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ।